नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल का प्रारंभ और हम देखेंगे महाजनपद काल इस समय क्यों उत्कर्ष पर आया और मगध साम्राज्य किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद काल का उत्कर्ष कब हुआ। दोस्तों, तो महाजनपद काल का उत्कर्ष हुआ, महाजनपद काल कब आया? यह आया दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल का उत्कर्ष हुआ। हम जानते हैं वैदिक काल में छोटे छोटे जन थे, जनों से मिलकर जनपद बने और जनपदों से मिलकर फिर बन गए महाजनपद। इसका मुख्य कारण है दोस्तों, महाजनपद काल के प्रारंभ का कारण मुख्य क्या है? वो है मुख्य रूप से लोहे की खोज। लोहे की खोज, लोहे की खोज से क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। लोहे की खोज के कारण एक तो युद्ध हुए और दूसरा कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। और जब कृषि में एक्स्ट्रा विकास हुआ तो उससे क्या हुआ, उत्पादन अधिक होने लगा, लोगों की समृद्धि बढ़ने लगी और महाजनपद काल विस्तृत होता चला गया। तो लोहे की खोज। आपको एक और बात बता दूं, महाजनपद काल के प्रारंभ को द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण अथवा द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम नगरीयकरण या प्रथम नगरीय क्रांति थी सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि द्वितीय नगरीयकरण या द्वितीय नगरीय क्रांति कौन सी है? आपका महाजनपद काल। अब इसकी पहचान के लिए बात करें तो कैसे पहचान है इसमें? ठीक है, तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड इसकी पहचान है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, जिन्हें हम कह सकते हैं NBPW। ठीक है, NBPW इसको अपन कह सकते हैं, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। इसके अलावा इस समय जो सिक्के आए उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें आहत सिक्के व पंचमार्क सिक्के कहते हैं अपन। दोस्तों, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो ये सूची है वो कहां मिलती है। देखिए, अब महाजनपद काल में कितने जनपद निकल कर आए? तो 16 महाजनपद। दोस्तों, अब 16 महाजनपदों का प्रश्न आता है, सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? देखिए, 16 के 16 महाजनपद जो हैं वो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले ही विकसित हो चुके थे, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनकी सूची दी गई है। तो सर्वप्रथम इनका उल्लेख कहां है? अंगुत्तर निकाय में है। दोस्तों, और अंगुत्तर निकाय किस धर्म से रिलेटेड है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। दोस्तों, किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सूची जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलती है। हालांकि कुछ जनपद जो कि अंगुत्तर निकाय में दिए गए हैं उसके स्थान पर कुछ दूसरे जनपदों का नाम, यानी कि इन दोनों की सूची में कुछ अंतर है, लेकिन इनमें से जो ऑथेंटिक है वो मानी जाती है अंगुत्तर निकाय। आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं, उन 16 महाजनपदों का नाम देख लेते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 करके। देखिए, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, एक तो उस जनपद का नाम देखना है और एक उसकी राजधानी देखनी है। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं काशी की। काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी दोस्तों? काशी की राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। हालांकि कुछ समय तक इसकी राजधानी क्या रही? अयोध्या। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अंग। अंग आप जानते ही हैं, महाभारत में अंग का उल्लेख है। अंगराज कर्ण के बारे में बताया गया है, जिसकी राजधानी है दोस्तों चंपा। ठीक है, कौशल से राम जी वाला वह कहलाता है जो भी है। अब है मगध।
मगध की राजधानी दोस्तों समय समय पर बदलती रही। मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज थी। ग्रीव्रज के बाद में इसकी राजधानी हो गई राजगृह, और राजगृह के बाद अगर हम बहुत आगे चले तो फिर इसकी राजधानी हो गई थी पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं अगला है वत्स। वत्स की राजधानी है कौशांबी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशांबी है। उसके बाद वज्जी। वज्जी की राजधानी है मिथिला, और मिथिला को ही क्या कहा जाता था दोस्तों? विदेह। अगर रामायण की भाषा में मैं बात करूं तो जनकपुरी, जहां के राजा जनक थे और सीता उनकी बेटी थी। उसके बाद में बात करते हैं मल्ल। मल्ल की राजधानी थी आपकी क्या थी? कुशीनारा। और कुशीनारा के बाद में इसकी राजधानी हो गई थी दोस्तों कुछ समय के लिए पावा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अवंती। अवंती की राजधानी थी दोस्तों उज्जैनी, और इसी को कहा जाता था माहिष्मती। बाहुबली से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों, है ना? आप समझो कि ये वही माहिष्मती है, वो नहीं है ये। ठीक है, फिर चेदी। इसकी राजधानी है शुक्तिमती। आपने महाभारत में शिशुपाल देखा होगा, वो यहीं का शासक था, चेदी का ही। उसके बाद अश्मक। अश्मक को दोस्तों असक भी पढ़ा जाता है। इसकी राजधानी है पोटन या पोटली। यह दक्षिण भारत का एकमात्र राजवंश है या एकमात्र जनपद है जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे था। बाकी जितने भी हैं वो सब के सब नॉर्थ इंडिया के हैं, उत्तर भारत के हैं भाई। कुरु। कुरु की राजधानी आप जानते ही हैं, कुरु काफी फेमस रहा है। इसकी राजधानी थी पहले हस्तिनापुर, और बाद में हो गई थी इंद्रप्रस्थ। क्या हो गई थी बाद में? इंद्रप्रस्थ हो गई थी दोस्तों। उसके बाद में पांचाल। पांचाल दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी दोस्तों काम्पिल्ले, पर मुख्य काम्पिल्ले ही माना जाता है। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर दोस्तों। ठीक है, यह वही स्थान है जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शरण ली थी। फिर है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। यह वही स्थान है जहां कंस रहता था। उसके बाद में बात करते हैं अपन गांधार, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो 16वां है वो है कंबोज। और कंबोज की राजधानी थी हाटक। इस हाटक को ही राजपुर भी कहा जाता था फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको 16 महाजनपदों की सूची दे दी है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य है, वो है आपका वन एंड ओनली मगध। तो मगध में से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के दोस्तों। तो बात करते हैं अब मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य में जो प्रथम राजवंश था वो माना जाता है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ ये मगध पर शासन करने वाला
प्रथम राजवंश माना जाता है दोस्तों। इस वंश का बृहद्रथ का पिता था, कौन था इसका पिता? वुशु। ये वही है जिसने ग्रीव्रज को बसाया था, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो बृहद्रथ को बसाया था कौन था? वुशु। तो बृहद्रथ वंश का प्रमुख शासक था दोस्तों जरासंध। महाभारत काल में इसकी कहानी मिलती है कि एक बार क्या हुआ कि जरासंध का जब जन्म हुआ तो बृहद्रथ के कोई संतान नहीं थी दोस्तों। तो कहते हैं कि किसी ऋषि के आशीर्वाद से जरासंध का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है, कहानी है, ठीक है। तो जब वो जन्म हुआ तो उससे पहले क्या हुआ, एक ऋषि ने सेब दिया, एप्पल दिया या कोई भी ऐसा फल दिया कि ये अपने रानी को खिला देना, बृहद्रथ को दिया। बृहद्रथ वो फल लेकर चला गया और उसके 2 रानियां थी। उसने सोचा कि अगर ये फल मैं आधा आधा काट के दोनों रानियों को दे दूं तो मेरे 2 पुत्र हो जाएंगे। और दोस्तों उसने गलती कर दी, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। और उसने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि वो बच्चा शरीर के बीच में से आधा आधा पैदा हुआ और उसने उसको बेकार समझकर जंगल में फेंकवा दिया। जरा नामक राक्षस ने उसके दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जरा ने संधि कर दी, इसलिए वो कहलाया जरासंध। ऐसा कहा जाता है वीर और पराक्रमी शासक था। बाद में कृष्ण के कहने पर भीम के हाथों मारा गया था और भीम ने उसको 2 टुकड़े करके 2 दिशाओं में फेंक दिए थे, तब जाकर वो नहीं जुड़े थे, वरना वो आपस में जुड़ रहे थे, ऐसा माना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक था दोस्तों रिपुंजय, ठीक है। रिपुंजय को हराकर हर्यक वंश की स्थापना की दोस्तों। किसने की हर्यक वंश की स्थापना? बिंबिसार ने। तो अब अपन नेक्स्ट डायनेस्टी देखते हैं, हर्यक वंश। अब अपनी जो डायनेस्टी है वो विधिवत रूप से शुरू होती है हर्यक वंश। और हर्यक वंश का टाइम है दोस्तों 544 से 412, मतलब 544 BC टू 412 BC, अर्थात 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। और इस वंश का जो संस्थापक है, जो प्रमुख शासक है, वो है दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार का समय बताया जाता है 544 BC टू 492 BC, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक का समय बिंबिसार का है। और देखा जाए तो इसे ही मगध का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देखिए हर्यक वंश का तो ये संस्थापक है ही, पर मगध का भी वास्तविक संस्थापक इसे ही कहते हैं, क्योंकि विधिवत रूप से मगध का इतिहास बिंबिसार या हर्यक वंश से ही शुरू होता है दोस्तों। अब इसने क्या क्या किया, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, इसकी बात करते हैं। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी दोस्तों गिरिवर्जी थी, लेकिन उसके बाद इसने अपनी राजधानी बना लिया राजगृह। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो प्रारंभ में तो गिरिव्रज थी, लेकिन बाद में इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया? राजगृह को बना लिया दोस्तों। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए कुछ वैवाहिक संबंध कायम किए दोस्तों। और इन वैवाहिक संबंधों से इसे काफी लाभ हुआ। इन वैवाहिक संबंधों में मुख्यतः 3 संबंध इंपॉर्टेंट है। पहला इसने विवाह किया, किससे किया? इसने किया कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कोशला देवी से। तो कोशला देवी कहां की आपको मैं बता दूं, ये कौशल की राजकुमारी हैं और कौशल के शासक थे प्रसेनजीत, उनकी बहन हैं। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है दोस्तों। और इस विवाह से इसको एक कौशल जैसा राज्य मित्र के रूप में मिला ही मिला। साथ ही साथ इस विवाह से कौशल के पास एक काशी नामक जगह थी जिसे वाराणसी कहते हैं, काशी का राजस्व इन्हें दहेज में मिल गया दोस्तों। यानी काशी से जो भी लगान और रेवेन्यू होगा वो पूरा का पूरा किसको मिलेगा? वो पूरा का पूरा दोस्तों किसको मिलेगा? आपके बिंबिसार को मिलेगा। तो ये पहला इसका विवाह था। इसके अलावा इसने 2 और विवाह किए जो भी इसके लिए मुख्य साबित हुए। दूसरा विवाह है लिच्छवी शासक चेटक की बहन चेलना से। तो ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी दोस्तों।
तो चेटक अपने समय का काफी ताकतवर शासक था, तो मित्र के रूप में एक राज्य इसे ये भी मिल गया और साथ ही साथ दूसरे राज्यों से जब इसका मुकाबला होगा तो ये इसको साथ भी देंगे। तीसरी है इसकी पत्नी खेमा, खेमा मद्र पंजाब की राजकुमारी है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसने 3 प्रमुख विवाह किए, जिसके वजह से बिंबिसार को काफी फायदा हुआ दोस्तों। ठीक है, ये तो थी इसकी वैवाहिक जिंदगी। फिर हम बात करते हैं इसने जो आक्रमण किया, इसने अंग पर आक्रमण किया। अंग की राजधानी चंपा थी, हम जानते हैं, और इसको जीतकर इसने अपने पुत्र अजात शत्रु को यहां का गवर्नर यानी यूं कह सकते हैं कि राज्यपाल बना दिया दोस्तों। तो ये देखा जाए तो अंग का विलय इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, इसके अलावा इसने कुछ मित्रता भी अपनाई। देखिए, अवंती इसकी प्रमुख शत्रु जनपद था, महाजनपद था। कौन सा? अवंती, जो इसका प्रमुख शत्रु था। तो अवंती के शासक से दोस्ती बढ़ाने के लिए क्या किया? अवंती के शासक, अवंती राज का नाम था चंडप्रद्योत। तो चंडप्रद्योत को पांडु रोग हो गया दोस्तों, यूं कह सकते हो आज की भाषा में, तो उसको पीलिया जैसा कोई रोग हो गया, और इसका इलाज करने के लिए आपके बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को वहां भेजा और उसने इसका ट्रीटमेंट किया, उपचार किया, और उस राजवैद्य का नाम था जीवक, जिसकी वजह से अवंती नरेश चंडप्रद्योत और बिंबिसार के संबंध काफी मधुर हो गए। लेकिन इसका अंतिम समय बहुत अच्छा नहीं रहा दोस्तों। इसका अंतिम समय बहुत अच्छा नहीं रहा दोस्तों। इसके स्वयं के पुत्र ने इसकी हत्या कर दी, यानी हम कह सकते हैं कि बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र ने कर दी दोस्तों। तो बिंबिसार की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा कर दी गई? अजात शत्रु द्वारा की गई दोस्तों। और हम जानते हैं कि अजात शत्रु बिंबिसार का ही पुत्र है। देखिए, इस राजवंश ने अपने पिता को मारा है, जैसे बिंबिसार ने मारा बिंबिसार को मारा अजात शत्रु ने, अजात शत्रु को मारा उदयन ने, और उदयन को मारा उसके पुत्र ने। इसीलिए फ्रेंड्स, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पिता का हत्या करने वाला वंश। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वंश है? ये है आपका हर्यक वंश। अब हम बात करते हैं अजात शत्रु की। अजात शत्रु का समय तब समाप्त हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है तो देखते हैं। अजात शत्रु का समय है, शुरू होता है उस समय जिस समय इसके पिता का टाइम खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया मगध पर। किसने? अजात शत्रु ने। इसने अपनी राजधानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो इसकी राजधानी थी वही बनी रही। मैं आपको बता दूं, अजात शत्रु का मूल नाम था दोस्तों कुणिक। इसका मूल नाम क्या था? कुणिक था। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है दोस्तों, एक वज्जी संघ था, उस पर इसने आक्रमण किया, और इस आक्रमण में इसने 2 नए उस जमाने के हिसाब से हथियारों का प्रयोग किया। और वो 2 नए हथियार कौन कौन से थे मैं बता देता हूं आपको। तो उनमें से पहला हथियार है रथ मूसल, और दूसरा हथियार है महाशिला कंटक। कौन से हथियार है फ्रेंड्स? मैं बात कर लेता हूं इनकी। रथ मूसल। देखो, मूसल स्थानीय भाषा में किसको कहा जाता है? बड़े बड़े पत्थरों को मूसल कहा जाता है दोस्तों। और रथ यानी चलाने वाला, अर्थात ऐसा हथियार जो ऐसा हथियार जो पत्थरों को दूर तक फेंक सकता है, उसे रथ मूसल कहते हैं। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली में एक इस प्रकार का औजार होता है, उपकरण होता है, जिसमें मोटे मोटे अस्त्रों को पकड़ के यूं फेंका जाता है, तो यह रथ मूसल था। ठीक है, उसी प्रकार से महाशिला कंटक का मतलब, महा का मतलब महान बड़ा, शिला का मतलब पत्थर, कंटक का मतलब तोड़ने वाला। तो ऐसा हथियार जो बड़ी बड़ी शिलाओं को तोड़ने वाला था, भल्लाल देव के रथ जैसा हो सकता है, हम ऐसा सोच सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, यह अजात शत्रु की बात थी। फिर अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी दोस्तों, और उसके पुत्र का नाम है उदायन या उदयन। तो इस उदायन ने हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अपने ही पिता की हत्या कर दी, और उसका नाम क्या था? अजात शत्रु। तो इसीलिए हम देख चुके हैं कि इस राजवंश को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों?
पितृहंता राजवंश। और भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता शासक कौन है? स्वयं अजातशत्रु है। बौद्ध धर्म में हम पढ़ चुके हैं कि अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हर एक वंश के शासक जो हैं वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी उनका भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेशन रहा है। खैर, अब हम वापस आ जाते हैं किसके पास? आ जाते हैं उदयन के पास। तो उदयन ने क्या महत्वपूर्ण काम कर दिया वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, ये दो नदियां बह रही है, एक नदी और ये दूसरी नदी। ठीक है, मान लो ये गंगा है एक नदी और एक है सोन। तो गंगा और सोन नदियों के बीच में उदयन ने एक नगर बसाया जिसका नाम है कुसुमपुर। और इसी कुसुमपुर को दोस्तों अपन पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर किसके द्वारा बसाया गया और पाटलिपुत्र को पहली बार मगध की राजधानी किसने? तो पाटलिपुत्र को बसाया गया है उदयन या उदयन द्वारा। और कहां बसाया? गंगा और सोन नदियों के मध्य बसाया है। ठीक है, तो इसी ने पहली बार इसको अपनी राजधानी बनाया। तो ये आपका कौन सा था? आपने देखा बिंबिसार, उसको मारा अजातशत्रु ने। भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु को मारता है उदयन और उदयन को मार देता है इसका पुत्र। अब प्रश्न आता है, क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इस संघ का, यानी कि यूं कह सकते हैं कि आपके हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदाशक। ठीक है, नागदाशक थोड़ा कमजोर शासक था, इसलिए इसे किसने? काशी के, बनारस के, वाराणसी के राज्यपाल या गवर्नर शिशुनाग ने इसको यहां से हटाया। और हटाने के बाद में ये क्या बन गया? यहां का शासक बन गया दोस्तों। तो अब हम देखते हैं अगला, क्या देखते हैं? शिशुनाग वंश। ठीक है, अब जब इससे पहले वाला वंश समाप्त होगा उसी वर्ष तो ये प्रारंभ होगा। तो हम जानते हैं कि हर्यक वंश खत्म हुआ था 412 बीसी में, 412 ईसा पूर्व में। तो तब ये क्या हो गया? ये वंश प्रारंभ हो गया। और ये कब तक चला? ये 344 बीसी, 344 ईसा पूर्व तक चला था शिशुनाग वंश। ठीक है, इस वंश का जो संस्थापक है, पहला शासक है, उसका नाम भी दोस्तों शिशुनाग है। और शिशुनाग के नाम से ही इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा है। शिशुनाग का टाइम ऑफ पीरियड अगर मैं बात करूं तो 412 बीसी से शुरू होता है और 394 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग ने मगध पर शासन किया था दोस्तों। ठीक है, इसके समय की महत्वपूर्ण बात यह है कि माना जाता है कि वैशाली एक जगह है, तो ये वैशाली के राजा और वहां की नगर वधु की संतान था, जिसे नगर वधु ने सम्मान के डर से जंगल में छोड़ दिया दोस्तों। जैसे आजकल कई बार देखने को मिलता है, मंदिर में छोड़ देते हैं, नदी के किनारे छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ दिया। फिर कहते हैं कि इस छोटे से बच्चे का पालन पोषण एक सांप ने, नाग ने किया, इसलिए कहते हैं कि शिशु को इस नाग ने पाला। एक शिशु को नाग ने क्या? नाग ने शिशु को पाला, इसीलिए शिशु क्या कहलाया? शिशुनाग कहलाया दोस्तों। क्या कहलाया? शिशुनाग कहलाया। ठीक है, फिर इसने अपनी दूसरी राजधानी भी बनाई। दूसरी राजधानी इसने किसको बनाया? इसने दूसरी राजधानी बनाई दोस्तों वैशाली को बनाई। किसको बनाई? वैशाली को बनाई। वैशाली वर्तमान बिहार में है। दूसरी राजधानी से क्या समझते हैं आप? दूसरी का मतलब ऐसा नहीं है कि इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर दूसरी को राजधानी बना लिया। ये कह सकते हैं हम कि इसने एक ब्रांच ऑफिस खोल दिया, यानी मुख्य राजधानी तो अभी भी इसकी पाटलिपुत्र ही है, लेकिन इसने एक अन्य राजधानी बना ली जिसको अपन वैशाली के नाम से जानते हैं। अब शिशुनाग के बाद अगला शासक है जिसको कहते हैं अपन, इसके बाद में जो आया वो है कालाशोक। कालाशोक को इतिहास में लोग काकवर्ण भी कहते हैं। संभवतः इसका रंग कव्वे के समान काला था दोस्तों, इसीलिए इसको काकवर्ण कहा जाता है। इसका समय शुरू होता है जब इसके पिता का खत्म हो जाता है। 394 बीसी से शुरू होता है और 366 बीसी 366 ईसा पूर्व में इसका समय समाप्त हो जाता है। हम बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन था वो कालाशोक या काकवर्ण ने ही करवाया था। इसने महत्वपूर्ण काम क्या किया? इसने पुनः वैशाली को राजधानी हटा दिया और पुनः वापस पूरी तरह से पाटलिपुत्र में ही आ गया।
तो पुनः इसने पाटलिपुत्र को पूर्ण रूप से अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। तो पुनः पाटलिपुत्र को विधिवत रूप से अपनी राजधानी बनाता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? किस वंश का? शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है दोस्तों महानंदिन, महानंदी, और इसी का दूसरा नाम है नंदीवर्धन। तो महानंदी या नंदीवर्धन जो है वो इस वंश का अंतिम शासक है दोस्तों, ठीक है। और इसको हटाकर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना कर ली है। तो बात कर रहे हैं हम, तो इससे पता लगता है कि इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया, यानी कि हम कह सकते हैं हर्यक वंश के साथ साथ शिशुनाग वंश भी का समर्थक था और बौद्ध धर्म को पनपने का अवसर और सुविधा इन्होंने प्राप्त की। अब हम तीसरा राजवंश देख रहे हैं मुख्य राजवंशों में से, जिसका नाम है नंदवंश। अब नंदवंश का समय शुरू हो जाता है जब शिशुनाग का समाप्त होता है, यानी 344 ईसा पूर्व से लेकर इसका समय है लगभग 323 ईसा पूर्व तक का। उसके बारे में तो महान मौर्य काल आ जाएगा दोस्तों। तो नंदवंश को दोस्तों राक्षस वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इन्होंने जनता पर अत्याचार किया था और इसे शूद्र वंश भी कहते हैं। भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में एकमात्र शूद्र वंश जिसने शासन किया वो नंद वंश है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं इसके पहले शासक की, जिसका नाम है दोस्तों महापद्मनंद। महापद्मनंद एक शूद्र शासक था दोस्तों, और इसे कहा जाता है सर्वक्षत्रांतक, अर्थात सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। सर्वक्षत्रांतक के नाम से इसे कहा गया है। ये लोग कहते हैं कि बड़े अत्याचारी थे, इसीलिए इस राजवंश को राक्षस वंश कहा गया और इसे कहा जाता है द्वितीय भार्गव। द्वितीय भार्गव का मतलब है दोस्तों दूसरा परशुराम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय प्राचीन इतिहास में परशुराम ने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। खैर वो कारण अलग था, लॉजिक अलग था, लेकिन इसने राज्य प्राप्ति के लिए ऐसा किया है दोस्तों, ठीक है, महापद्मनंद। लेकिन महापद्मनंद ताकतवर शासक था, इसलिए इसको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसका जो वंशज है धनानंद, उसको ये भुगतना पड़ेगा दोस्तों, धनानंद। तो धनानंद, पहली बात तो ये हो गई कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद, ठीक है। और ये किसके समकालीन है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो ये सिकंदर के समकालीन है, या यूं कह सकते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में किया? तो नंद वंश चल रहा था और नंद वंश का शासक था दोस्तों धनानंद। तो सिकंदर का आक्रमण भारत पर इसी के काल में हुआ, क्योंकि सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था दोस्तों। और इसी धनानंद ने एक महत्वपूर्ण काम किया जो इसके लिए बड़ा नुकसानदायक हुआ। इसने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, जिसे आप विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उसका भीषण अपमान कर दिया दोस्तों। और उस अपमान के कारण कहते हैं कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, अपनी शिखा खोल ली दोस्तों, चोटी की गांठ थी वो खोल ली और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस नंद वंश को उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक अपने शिखा का बंधन नहीं करूंगा। और वो एक योग्य व्यक्ति की तलाश में जुट गया और कुछ समय बाद उसे वो योग्य व्यक्ति मिल भी गया, जिसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, जिनमें ईरानी और यूनानी मुख्य होंगे, और फिर उसके बाद में आ जाएगा मौर्य काल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।